आए, बट उसके कोर प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा टाइनी बग है। ओके शुरू में कुछ नहीं होता, बट स्लोली वो एक बग पूरे सिस्टम को करप्ट करना शुरू कर देता है। आई सी वेयर यू गोइंग विद दिस। हाँ, सिस्टम स्लो, इनएफिशिएंट, अनरिलायबल हो जाता है। दोस्त, करप्शन भी सोसाइटी के लिए एग्जैक्टली वैसा ही एक बग है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स अ फेलियर ऑफ आवर कोर वैल्यूज, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज हम इसी बग को अंदर से डिकोड करने वाले हैं। आई एम रेडी। अगर आप भी सोसाइटी और गवर्नेंस के इन डीप सीटेड इश्यूज को समझना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। हाँ, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। राइट, और कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से करप्शन का सबसे बड़ा रीजन क्या है। चलो शुरू करते हैं। वेलकम। आज हम 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हर क्वेश्चन मतलब एक नया डायमेंशन खोलेगा। तो आज का लर्निंग मैप क्या है? देखिए, पहला हम समझेंगे कि करप्शन कोर वैल्यूज का फेलियर कैसे है। ओके। फिर वील डिफरेंशिएट बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस वर्कप्लेस में। अच्छा, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। बहुत। उसके बाद विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन पर बात होगी। फिर सोशल ऑडिट मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस इवन इन द जुडिशरी। ओह, जुडिशरी में भी इंटरेस्टिंग। हाँ। पांचवा, वील डिबेट क्या ड्यूटी ना करना भी करप्शन है। ट्रिकी वन। देन वील एक्सप्लोर कॉटिलियर्स एंशिएंट व्यूज ऑन करप्शन। फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे करंट एंटी करप्शन मेजर्स कितने इफेक्टिव हैं। राइट। और आखिर में ये देखेंगे कि अमीर और पावरफुल लोग आखिर करप्शन में इंडल्ज क्यों करते हैं। रेडी फॉर दिस? एब्सोल्युटली रेडी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जी। ओके, तो पहला क्वेश्चन 2023 पेपर से है। क्वेश्चन: करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन द सोसाइटी। In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in the society? Ethics, Theory 2023, 10 marks. And the broad micro theme, corruption as a symptom of ethical decay. राइट। तो ये काफी डीप स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि करप्शन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। बल्कि एक कल्चरल डिके है। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। कैन यू सिंप्लीफाई दिस फॉर अस? बिल्कुल। इमेजिन अ क्रिकेट टीम। अगर उस टीम में इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, टीम वर्क जैसे कोर वैल्यूज नहीं है तो प्लेयर्स क्या करेंगे? शॉर्टकट्स लेंगे। हाँ, शॉर्टकट्स लेंगे। मे बी इवन मैच फिक्सिंग में फंस जाएंगे। राइट राइट। सोसाइटी इज जस्ट अ वेरी लार्ज टीम। जब उसके कोर वैल्यूज कमजोर हो जाते हैं तो करप्शन बढ़ता है। अच्छा, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। तो इसके आंसर के इंट्रोडक्शन में हमें यही लिखना है। एग्जैक्टली। इंट्रोडक्शन में करप्शन को एज अ सिस्टमिक इरोजन ऑफ वैल्यूज डिफाइन करना है। गॉट इट। तो फॉर द बॉडी ऑफ द आंसर, ये स्पेसिफिक कोर वैल्यूज कौन से हैं जिनके फेलियर से करप्शन बढ़ता है? ग्रेट क्वेश्चन। द मटीरियल हाइलाइट्स 5 की फेलियर्स। पहला है इरोजन ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब कथनी और करनी में फर्क। राइट, एग्जैक्टली। जब आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है व्यापम स्कैम। ओह, वो मध्य प्रदेश वाला। हाँ, यहाँ सीनियर ऑफिशियल्स ने ही मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स को मैनिपुलेट किया फॉर मनी। वाओ, ये तो अ प्योर इरोजन ऑफ इंटेग्रिटी है। बिल्कुल। सेकंड इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। हाँ, जब कुछ गलत होता है तो सब एक दूसरे पर ब्लेम डालते हैं। द ट्रैजिक कोलैप्स ऑफ द मोरबी ब्रिज इन गुजरात। ओह, दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग। इट वाज। फ्रॉम सिविक बॉडीज टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कोई भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, नेग्लिजेंस बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल है? आई फील दैट्स अ ह्यूज फैक्टर। इट इज। दैट्स द थर्ड पॉइंट, अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जब चीजें हिडन होती हैं, छुपाई जाती हैं, तो ब्राइब सीकिंग बिहेवियर को बढ़ावा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे ट्रांसपेरेंसी की कमी के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। कंसर्न ये था कि ये क्विड प्रो को क्रिएट कर सकता है। क्विड प्रो क्वो मतलब तुम मुझे फंड दो, मैं तुम्हें फेवर दूंगा। करेक्ट। सो वी हैव इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और क्या? फोर्थ है अ वेरी जुइलियन वैल्यू, द एब्सेंस ऑफ एम्पैथी एंड पब्लिक सर्विस ओरिएंटेशन। जब पब्लिक सर्वेंट्स सेल्फ सर्विंग हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। हाँ, जैसे झारखंड का रेशन स्कैम, जहां गरीबों के लिए आया अनाज चोरी हो गया। इट शोज अ कंप्लीट लैक ऑफ एम्पैथी। और फाइनली द फेलियर ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिलना। राइट। जब ऐसा होता है तो लोग सिस्टम को बाईपास करने के लिए ब्राइबरी का सहारा लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है असम पुलिस रिक्रूटमेंट का कैश फॉर जॉब स्कैम। ओके, तो ये प्रॉब्लम का ब्रेकडाउन तो बहुत क्लियर हो गया, बट क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी पूछ रहा है। हाउ डू वी अपलिफ्ट दीज कोर वैल्यूज? हाँ, सो आंसर का सेकंड पार्ट मेजर्स पर होना चाहिए। फर्स्ट, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। बचपन से हाँ, ही। बचपन से ही एक मॉरल कंपास डेवलप करना होगा। जैसे न्यू एनईपी 2020 में एथिकल रीजनिंग और एम्पैथी पर फोकस है। ओके। सेकंड, रीइंफोर्समेंट थ्रू सिविल सर्विसेज, एथिक्स ट्रेनिंग और इंटेग्रिटी बेस्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। मिशन कर्मयोगी इसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। राइट, ये तो इंटरनल रिफॉर्म हो गया। हाँ। थर्ड, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग द ह्यूमन इंटरफेस। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके। एग्जैक्टली। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी और ई गवर्नेंस से करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। सही है। व्हाट अबाउट द रोल ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ, जैसे मीडिया? एब्सोल्युटली क्रूशियल। फोर्थ मेजर वही है, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड मीडिया।
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आरटीआई एक्टिविज्म, ये सब एक विजिलेंस कल्चर क्रिएट करते हैं। हाँ, जैसे कोविड फंड्स में इरेगुलरिटीज को लोकल मीडिया ने एक्सपोज किया था। परफेक्ट एग्जाम्पल। फिफ्थ, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड ऑफ एथिकल बिहेवियर। हमें अपने ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे इंटेग्रिटी आइकन अवार्ड्स। ओह, आई हैव हर्ड ऑफ दोस। और फाइनली लीगल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, लोकपाल को ठीक से इंप्लीमेंट करना, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूत करना, ये नॉन नेगोशिएबल है। गॉट इट। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में ये कहना है कि सिर्फ कानून काफी नहीं है, रियल सोल्यूशन एक वैल्यू ड्रिवन सोसाइटी और एथिकल लीडरशिप है। दिस इज वेरी डिटेल्ड। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इस आंसर को स्ट्रक्चर करने का बेस्ट तरीका क्या है ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिले? सिंपल है, पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो, फेलियर ऑफ वैल्यूज विद एग्जांपल्स, फिर कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस बताओ। ये एक कंप्लीट पिक्चर देता है। सेकंड, हर पॉइंट के साथ एक रियल लाइफ एग्जांपल देना। इज इट रियली दैट इंपॉर्टेंट? एब्सोल्युटली क्रिटिकल। बिना एग्जांपल के आपका आंसर सिर्फ थ्योरी लगेगा, जैसे व्यापम स्कैम का एग्जांपल सीधा इरोजन ऑफ इंटेग्रिटी से कनेक्ट होता है। थर्ड, NEP 2020 या मिशन कर्मयोगी जैसे स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स मेंशन करना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट। ये दिखाता है कि आप सिर्फ थियोरेटिकल बातें नहीं कर रहे, यू आर अवेयर ऑफ करंट अफेयर्स। इट एड्स अ लॉट ऑफ वेट। फोर्थ, कंक्लूजन को इम्पैक्टफुल कैसे बनाए? कंक्लूजन को थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग रखो, सिर्फ समराइज मत करो। जैसे ये कहना कि पनिटिव लॉज आर एसेंशियल बट इनसफिशिएंट, ये दिखाता है कि आप इशू की गहराई समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पर, बॉडी के दो पार्ट्स, फेलियर ऑफ वैल्यूज और मेजर्स, इनका वेटेज बराबर होना चाहिए? हाँ, बैलेंस अच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन करो और फिर सॉल्यूशंस पर भी उतना ही ध्यान दो। दोनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो एक पॉज लो और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रिहर्स करो। प्रॉब्लम, एग्जाम्पल्स, सॉल्यूशंस। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग, करप्शन इज नॉट जस्ट अ लीगल प्रॉब्लम, इट्स अ मॉरल प्रॉब्लम। टेक्निकल नहीं, और इसका सॉल्यूशन भी लीगल के साथ साथ एथिकल और वैल्यू बेस्ड होना जरूरी है। तो हमने एस्टैब्लिश किया कि करप्शन वैल्यूज का फेलियर है, और ये फेलियर हमें अपनी प्रोफेशनल लाइव्स में, वर्कप्लेस पर दो तरह से दिखता है। राइट। This brings us to our next question. क्वेश्चन। In the context of the work environment, differentiate between coercion and undue influence with suitable examples. ओके। Ethics, Theory 2023, 10 marks. राइट। Broad micro theme. Ethical violations in the workplace. ओके। तो ये दो टर्म्स हैं, coercion और undue influence. सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं। इनके बीच का आखिर फर्क क्या है? दैट्स द सेंट्रल कंफ्यूजन, बट द डिफरेंस इज ह्यूज। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। इमेजिन करो एक मूवी विलन। एक विलन है जो गन पॉइंट पर आपसे काम करवाता है, दैट इज कोर्जन। डायरेक्ट थ्रेट। और दूसरा विलन है जो आपसे मीठी मीठी बातें करके, आपका ट्रस्ट जीतकर, आपको मैनिपुलेट करके गलत काम करवाता है, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। Oh, subtle manipulation. एग्जैक्टली। It's subtle, psychological, and preys on a relationship of trust. A gun versus a whisper. I like that. Let's break down coercion first. ये वर्कप्लेस में कैसा दिखता है? देखिए, coercion है using explicit threats या force to compel someone against their will. ये उनकी ऑटोनॉमी खत्म कर देता है। इसके टाइप्स क्या हैं? मटेरियल में कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट, फिजिकल थ्रेट्स, जैसे एक सुपरवाइजर एम्प्लॉय को धमकी दे कि अगर सेफ्टी वायलेशंस रिपोर्ट किए तो फिजिकल हार्म करेगा। That's horrible. हाँ, रॉ एंड इलीगल। फिर है जॉब सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये ज्यादा कॉमन है, जैसे अ मैनेजर टेलिंग एन एम्प्लॉय, अगर तुमने बिना पे के ओवरटाइम नहीं किया तो यू आर फायर्ड। ये तो बहुत होता है। और फाइनली, रेपुटेशनल डैमेज, जैसे एक कॉलीग दूसरे को थ्रेटन करे कि वो उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा। Okay, that's very direct. अब the subtle one, undue influence. How does that work? अनड्यू इन्फ्लुएंस इज ट्रिकियर क्योंकि ये परसुएजन का मास्क पहनता है। इसमें पावर इम्बैलेंस या ट्रस्ट का फायदा उठाकर किसी के डिसीजंस को मैनिपुलेट किया जाता है। Informed consent, compromise होता है। करेक्ट। इसके भी कुछ तरीके हैं। फर्स्ट, exploiting vulnerability. For example, a senior executive pressuring a financially struggling subordinate to approve unethical accounting practices. वो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। Exactly. Second is manipulating trust. Imagine करो, a mentor अपने mentee पर प्रेशर डाल रहा है कि वो ऐसी जॉब एक्सेप्ट करे जिससे mentor को फायदा हो, mentee को नहीं। That's a breach of trust. हाँ, एंड थर्ड, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ फियर। ये सिस्टमैटिक है, एक ऐसी कंपनी कल्चर जहां एम्प्लॉयज अनएथिकल प्रैक्टिसेस के खिलाफ बोलने से डरते हैं। कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, बट डर हमेशा रहता है। Got it. चलो, क्रॉस क्वेश्चंस। एग्जाम आंसर में इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करने का सबसे क्लियर तरीका क्या है? स्टार्ट में एक शार्प वन लाइन डिस्टिंक्शन दे दो, जैसे कोवर्शन इज एन एक्सप्लिसिट एक्ट ऑफ फोर्स व्हाइल अनड्यू इन्फ्लुएंस इज अ सटल एक्ट ऑफ मैनिपुलेशन। एग्जामिनर को तुरंत क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने सोर्स मटेरियल में कांट और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स का रेफरेंस देखा। डज एडिंग दैट रियली ऐड वैल्यू? इट एड्स इमेंस वैल्यू। ये दिखाता है कि आपने एथिक्स डीपली पढ़ा है। कोवर्शन को कांट के प्रिंसिपल से और अनड्यू इन्फ्लुएंस को एरिस्टोटल के वॉलंटरी एक्शन से जोड़ना एक ब्रिलियंट मूव है। थर्ड क्वेश्चन, हर सब पॉइंट के लिए एग्जाम्पल देना कितना क्रिटिकल है? एक्सट्रीमली क्रिटिकल। बिना एग्जाम्पल के आपका एक्सप्लेनेशन एब्स्ट्रैक्ट लगेगा। एग्जाम्पल्स जैसे ओवरटाइम विदाउट पे या मेंटर मेंटी सिनेरियो कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट बनाते हैं। क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना अच्छा आइडिया है? हाँ, अच्छा आइडिया हो सकता है। बेसिस ऑफ डिफरेंस जैसे नेचर ऑफ प्रेशर, लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, एग्जाम्पल के साथ एक टेबल बनाने से आंसर बहुत नीट और इजी टू रीड हो जाएगा।
एंड फाइनली कंक्लूजन में सिर्फ प्रॉब्लम को रीस्टेट करना काफी है या सॉल्यूशंस भी बताने चाहिए? हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन लिखो। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशंस जैसे ट्रांसपेरेंसी और ग्रीवेंस मैकेनिज्म्स मेंशन करना जरूरी है। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग coercion uses force, undue influence misuses trust. In short, coercion is a gun to the head, undue influence is a whisper in the ear. दोनों ही गलत हैं। Coercion और undue influence दोनों एक culture of fear create करते हैं। सही बात है। और ऐसी कल्चर में सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। These heroes are called whistleblowers. But उनका क्या होता है? That brings us to our next question from 2022. Okay. Question: whistleblower who reports corruption and illegal activities runs the risk of being exposed to grave danger, physical harm, and victimization. What policy measures would you suggest to strengthen protection mechanism to safeguard the whistleblowers? Ethics, Theory 2022, 10 marks. Broad micro theme, encouraging accountability and transparency. A very critical question. हाँ, तो हम उन हीरोज की बात कर रहे हैं जो सिस्टम को अंदर से साफ करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी कीमत अपनी सेफ्टी से चुकानी पड़ती है। So the big question is, how do we protect them? देखिए, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक लीगल इशू नहीं है, इट्स अ मॉरल वन। Moral issue कैसे? ये डियोंटोलॉजिकल एथिक्स से अलाइन करता है। मतलब सच बोलने वाले को प्रोटेक्ट करना हमारी मॉरल ड्यूटी है, रिजल्ट जो भी हो। उनकी सेफ्टी सिस्टम की हेल्थ का इंडिकेटर है। तो इसके आंसर का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? A good introduction would define a whistleblower, mention the risks they face, और इंडिया के Whistleblowers Protection Act 2014 का जिक्र करें। ओके, तो स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स क्या हैं जो हमें लिखने चाहिए? 4 की पिलर्स हैं। फर्स्ट, रोबस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मैकेनिज्म्स। सिक्योर रिपोर्टिंग चैनल्स होने चाहिए ताकि उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल? जैसे स्पीच का प्लेटफॉर्म, जिसे इंडियन कॉर्पोरेशंस यूज करती हैं फॉर एनोनिमस रिपोर्टिंग। ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट में भी हो सकता है। एनोनिमिटी इज की, मेक सेंस। सेकंड पिलर क्या है? सेकंड, अ स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क। रिटेलिएशन के खिलाफ सख्त कानून और फास्ट ट्रैक जुडिशियल प्रोसेस जरूरी है। इसका कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल है? हाँ, यूएस का फॉल्स क्लेम्स एक्ट, ये विसल ब्लोअर को रिकवर्ड फंड्स का शेयर भी देता है। वाओ, व्हाट अ कूल इंसेंटिव। आई लव दैट। व्हाट्स नेक्स्ट? थर्ड, एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडी। एलिगेशंस की जांच करने वाली बॉडी एक्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल आजाद होनी चाहिए। जैसे इंडिया में सीवीसी है? हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वी नीड टू एम्पावर सच बॉडीज। और चौथा, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ होलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम। होलिस्टिक सपोर्ट मतलब विसल ब्लोअर्स को सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन नहीं, उन्हें लीगल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। सही बात है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत होता होगा। बिल्कुल। यूके का पब्लिक कंसर्न नेटवर्क ऐसी सपोर्ट देता है। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है। चलो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। इस आंसर में इंडियन एग्जांपल्स के साथ इंटरनेशनल एग्जांपल्स यूएस यूके देना क्यों फायदेमंद है? ये आपके आंसर को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है। ये दिखाता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखने के लिए ओपन हैं, जैसे यूएस का इंसेंटिव मॉडल। स्ट्रक्चर में हर पॉलिसी मेजर को एक अलग सब हेडिंग में लिखना बेहतर है या पैराग्राफ में? हमेशा सब हेडिंग्स यूज करो। कॉन्फिडेंशियलिटी, लीगल फ्रेमवर्क, इंडिपेंडेंट बॉडी, ऐसे क्लियर हेडिंग से एग्जामिनर को आपके पॉइंट्स अच्छे से दिखते हैं और रीडेबिलिटी बढ़ती है। इंट्रोडक्शन में ही विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का जिक्र करना क्यों स्मार्ट है? ये शुरू में ही आपकी नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एस्टैब्लिश कर देता है। ये बताता है कि आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अच्छी समझ है। होलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम वाला पॉइंट बाकी पॉइंट से अलग कैसे है और क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पॉइंट ह्यूमन सेंट्रिक है। बाकी पॉइंट्स लीगल और प्रोसीजरल हैं, लेकिन ये विसल ब्लोअर की साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करता है। इट शोज एम्पैथी एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करना कितना इफेक्टिव है? बहुत इफेक्टिव। अपने आर्ग्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज जैसे जस्टिस, इंटेग्रिटी से जोड़ना आपके आंसर को एक सॉलिड फाउंडेशनल स्ट्रेंथ देता है। Okay, practice time. Let's remember these 4 pillars. Pause and practice saying confidentiality, legal protection, independent investigation, and holistic support. In short, to protect the system, we must first build an ironclad shield for the person who dares to speak the truth about it. That's the bottom line. तो हमें उन इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है जो करप्शन को अंदर से एक्सपोज करते हैं। Right? लेकिन व्हाट इफ हम सबको सिस्टम पर नजर रखने के लिए एम्पावर कर दें? व्हाट इफ सिटीजन्स खुद ऑडिटर्स बन जाएं? Now we're talking about social audit. हाँ, this is the powerful idea behind our next question from 2021. Question: An independent and empowered social audit mechanism is an absolute must in every sphere of public service, including the judiciary, to ensure performance, accountability, and ethical conduct. Elaborate. Ethics, Theory, 2021, 10 marks. ब्रॉड माइक्रो थीम, सिटीजन लेड अकाउंटेबिलिटी, सोशल ऑडिट। ये सुनने में लगता है पावर सीधा जनता के हाथ में। बिल्कुल। लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर द गवर्नमेंट मेड बाय द पब्लिक। कूल ना? बहुत कूल। ये आइडिया गांधीयन फिलोसफी ऑफ स्वराज यानी सेल्फ रूल से डीपली इंस्पायर्ड है। ओह, स्वराज से इंस्पायर्ड है? हाँ, और सोशल ऑडिट सिर्फ गलती निकालने का टूल नहीं है, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है।
इट फॉस्टर्स पब्लिक ट्रस्ट। तो क्वेश्चन 3 चीजों की बात कर रहा है, परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल कंडक्ट। लेट्स स्टार्ट विद परफॉर्मेंस। सोशल ऑडिट परफॉर्मेंस कैसे एनहांस करता है? The source breaks this down beautifully. First, through benchmarking and best practices. सोशल ऑडिट से एक डिपार्टमेंट दूसरे से कंपेयर करके आगे बढ़ सकता है। इसका कोई एग्जाम्पल? राजस्थान का जन सुनवाई प्लेटफॉर्म, वहाँ सिटीजन्स डायरेक्टली ऑफिशियल से उनके परफॉर्मेंस पर सवाल करते हैं। राइट। सेकंड, थ्रू डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। इन ऑडिट से वैल्यूएबल ग्रास रूट लेवल डेटा मिलता है जो पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, जैसे MGNREGA के सोशल ऑडिट से वेज पेमेंट्स में सुधार आया। अच्छा। और थर्ड, थ्रू सिटीजन फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन। ये सर्विसेज को पब्लिक नीड्स के प्रति रिस्पॉन्सिव बनाता है, जैसे केरला में कम्युनिटी लेड स्कूल ऑडिट से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। ओके, दैट्स परफॉर्मेंस, बट व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी? ये ऑफिशियल्स को ज्यादा अकाउंटेबल कैसे बनाता है? ये आंसर का सेकंड पार्ट है। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट, थ्रू पब्लिक स्क्रूटनी एंड ओवरसाइट। जब जनता की नजर रहती है तो गलत काम करने से लोग डरते हैं। हाँ, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स पर पब्लिक हियरिंग्स होती हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल। सेकंड, बाय इंप्रूविंग ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। सोशल ऑडिट्स सिस्टमिक इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के सोशल ऑडिट से करप्शन एक्सपोज हुआ है। राइट। और फाइनली, बाय स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन ही तो डेमोक्रेसी का दिल है। राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS का काम इसका एक पायनियर एग्जाम्पल है। लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। क्वेश्चन में जुडिशरी के लिए भी सोशल ऑडिट की बात है। ये थोड़ा सेंसिटिव और रिस्की आइडिया नहीं है? It needs to be handled delicately. Focus is on the administrative aspects of the judiciary, जैसे केस बैकलॉग्स, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कि जुडिशियल डिसीजंस पर। ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। आपने गांधीयन फिलॉसफी का जिक्र किया। सोर्स कौटिल्यस अर्थशास्त्र को भी रेफर करता है। ये रेफरेंसेस क्यों रेलेवेंट है? ये सिटीजन लेड अकाउंटेबिलिटी की हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल रूट्स को हाईलाइट करते हैं। ये दिखाता है कि ये कोई नया आइडिया नहीं, हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है। एग्जाम्पल्स जैसे MGNREGA, MKSS, जन सुनवाई यूज करने का क्या फायदा है? ये कॉन्क्रीट ग्रास रूट्स लेवल एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रूव करते हैं कि सोशल ऑडिट सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस है, जिसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स हैं। आंसर को परफॉर्मेंस एनहांसमेंट और फॉस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी इन 2 सेक्शंस में डिवाइड करना क्यों एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? दिस स्ट्रक्चर आंसर को क्लैरिटी देता है। एक हिस्सा बताता है कि सोशल ऑडिट से काम बेहतर कैसे होता है, और दूसरा हिस्सा बताता है कि काम सही कैसे होता है। फाइनली, इस आंसर का कंक्लूजन फ्यूचर ओरिएंटेड कैसे बनाया जा सकता है? कंक्लूजन में इंटीग्रेटिंग सोशल ऑडिट फाइंडिंग्स इनटू पॉलिसी की बात करो। दिस सजेस्ट्स अ पाथ फॉरवर्ड, मेकिंग द कंक्लूजन मोर एक्शनेबल। ओके, इस सिंपल बट पावरफुल फ्रेज को प्रैक्टिस करो। पॉज एंड से, सोशल ऑडिट मीन्स द गवर्नमेंट्स रिपोर्ट कार्ड मेड बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक। In short, social audit is not just about auditing accounts, it's about shifting power from government files to the people in the field. सोशल ऑडिट्स सिस्टम को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाते हैं। हाँ, लेकिन इनएक्शन का क्या? व्हाट इफ एक पब्लिक सर्वेंट ब्राइब नहीं लेता बट बस अपना काम ही नहीं करता? क्या वो भी करप्शन है? that's a good question. Our next question from 2019 tackles this tricky issue. Question: non-performance of duty by a public servant is a form of corruption. Do you agree with this view? Justify your answer, 150 words. Ethics, Theory 2019, 10 marks. Okay. Broad micro theme. Expanding the definition of corruption. ये एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। हम करप्शन को रिश्वत से जोड़ते हैं, पर क्या एक फाइल को महीनों तक दबाए रखना भी करप्शन है? To take is a firm yes. इसे करप्शन बाय ओमिशन कहते हैं। अच्छा, काम ना करना भी करप्शन है। बिल्कुल। जब एक पब्लिक सर्वेंट को काम करने के लिए सैलरी मिलती है और वो काम नहीं करता, तो वो पब्लिक ट्रस्ट को अब्यूज कर रहा है फॉर हिज ओन प्राइवेट गेन। प्राइवेट गेन। पर पैसा तो नहीं ले रहा। गेन सिर्फ पैसा नहीं होता। गेन आलस हो सकता है, एक मुश्किल डिसीजन को अवॉइड करना हो सकता है। इट्स अ वायलेशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर की शुरुआत एक क्लियर स्टैंड से होनी चाहिए। हाँ, यस, आई एग्री विद दिस व्यू से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, अ क्लियर यस। अब इस व्यू को जस्टिफाई कैसे करें? व्हाट आर द की आर्ग्यूमेंट्स? द कोर आर्ग्यूमेंट इज कि ये पब्लिक वेलफेयर को डिसरिगार्ड करना है, व्हिच वायलेट्स कांट्स प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी। इस इनएक्शन के 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फर्स्ट, इट लीड्स टू एन इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। जब काम टाइम पर नहीं होता, आम आदमी का गवर्नेंस से विश्वास उठ जाता है। राइट। इसका सबसे डेवास्टेटिंग एग्जांपल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। वो रेगुलेटरी नेग्लिजेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का ही नतीजा था। दैट्स अ वेरी पावरफुल एग्जांपल। और दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस? सेकंड, इट कॉजेज इनएफिशिएंसी एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। डिले से प्रोग्रेस रुकती है, जैसे पॉस्को स्टील प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज में डिले हुआ। सोचो कितनी जॉब्स और डेवलपमेंट का नुकसान हुआ। सही बात है। और थर्ड, देयर आर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। काम ना करने से कॉस्ट्स बढ़ सकती हैं, जैसे इनएफिशिएंट टैक्स कलेक्शन से टैक्स इवेजन बढ़ता है। लेट्स जंप टू द क्रॉस क्वेश्चंस। डू यू एग्री वाले क्वेश्चन में शुरू में ही यस बोलना अच्छा है या बैलेंस्ड व्यू देना? ऐसे क्वेश्चंस में अ क्लियर स्टैंड लेना हमेशा बेहतर होता है। यस, आई एग्री लिखकर अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करना शुरू कर दो। इट शोज कॉन्फिडेंस। इस क्वेश्चन में 150 वर्ड्स की लिमिट है। कांट और कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कैसे फिट करें? बस एक लाइन में। फॉर एग्जाम्पल, दिस वायलेट्स द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी एज हाईलाइटेड बाय इमैनुअल कांट एंड अंडरमाइंस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल। भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे पावरफुल एग्जांपल्स एथिक्स पेपर में कितने इंपॉर्टेंट हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे एग्जाम्पल्स आपके आर्ग्यूमेंट को इमोशनली रेजोनेंट और हिस्टोरिकली ग्राउंडेड बनाते हैं। आंसर को सिर्फ नॉन परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए या अदर फॉर्म्स ऑफ करप्शन को भी मेंशन करना जरूरी है? Primarily focus on non-performance, but briefly mentioning other forms shows that you understand the broader context of corruption. और कंक्लूजन को सॉल्यूशंस ओरिएंटेड कैसे रखें? कंक्लूजन में सिर्फ प्रॉब्लम को रीस्टेट मत करो। लोकपाल, सीवीसी, अकाउंटेबिलिटी जैसे की टर्म्स यूज करके कॉन्क्रीट सोल्यूशन सजेस्ट करो। Practice this powerful line. Pause and say, corruption is not just doing the wrong thing, it is also not doing the right thing. In short, not acting is also an act, and when it's your duty, not acting is a form of corruption. ये आइडिया कि इनएक्शन भी करप्शन है काफी मॉडर्न लगता है, हाँ, लगता है। बट करप्शन की प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी है। इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल माइंड्स इन हिस्ट्री, कौटिल्य, also known as चाणक्य, ने इस पर हजारों साल पहले लिखा था। सही बात है। Our next question from 2016 asks us to explore his timeless wisdom. Question: Corruption causes misuse of government treasury, administrative inefficiency, and obstruction in the path of national development. Discuss Kautilya's views. Ethics. Theory 2016, 10 marks. कौटिल्य। Broad micro theme. Ancient wisdom on modern problems. तो अब हम टाइम ट्रैवल करके एंशिएंट इंडिया में जा रहे हैं। हाँ, अमेजिंग है ना कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो लिखा था वो आज भी इतना रेलेवेंट है। He was a true visionary, right? एब्सोल्युटली। कौटिल्याज अर्थशास्त्र एक मास्टर क्लास है गवर्नेंस पर। उन्होंने करप्शन को स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना था। ओह, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ही एक नेशन की बैकबोन थे। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम कौटिल्य और अर्थशास्त्र को इंट्रोड्यूस करेंगे। करेक्ट। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला, मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। इस पर कौटिल्य के क्या व्यूज थे? कौटिल्य ने कहा था कि ट्रेजरी की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। उन्होंने एक एनालॉजी दी थी, अच्छा, हाँ, कि एक करप्ट ऑफिशियल जो ट्रेजरी से चोरी करता है वो उस मछली की तरह है जो पानी पीती है। आप देख नहीं सकते पर आपको पता है कि वो हो रहा है। वाओ, व्हाट एन एनालॉजी। हाँ, और हमें इस टाइमलेस प्रिंसिपल को मॉडर्न एग्जाम्पल से कनेक्ट करना है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। एग्जैक्टली या सत्यम स्कैंडल या पैनामा पेपर्स लीक, ये सब वही मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में कौटिल्य ने वार्न किया था। गॉट इट। सेकंड पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी। इस पर उनका क्या कहना था? कौटिल्य मेरिट बेस्ड सिस्टम के एडवोकेट थे। वो मानते थे कि ऑफिशियल्स को उनकी एबिलिटी के बेसिस पर अपॉइंट करना चाहिए, कनेक्शंस पर नहीं। राइट। करप्शन जैसे ब्राइबरी और नेपोटिज्म इस मेरिटोक्रेसी को तोड़ देता है और सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट लोग आ जाते हैं, जिससे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट हो जाती है। हाँ, इसका मॉडर्न एग्जाम्पल कैश फॉर वोट स्कैम है या यूएस का वाटरगेट स्कैंडल। फाइनली, करप्शन नेशनल डेवलपमेंट को कैसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? कौटिल्य के लिए नेशनल डेवलपमेंट या योगक्षेम स्टेट का अल्टीमेट गोल था। योगक्षेमा, वेलफेयर ऑफ द पीपल। करेक्ट। और ये एक जस्ट और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता था। करप्शन एक रोड ब्लॉक है, ये इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है, इनइक्वालिटी बढ़ाता है। इसका मॉडर्न एग्जाम्पल क्या होगा? ओडेब्रिक्ट स्कैंडल इन लैटिन अमेरिका, जहां ब्राइब्स की वजह से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुक गए, या बांग्लादेश में राना प्लाजा फैक्ट्री का कोलैप्स, ओह हाँ, जो दिखाता है कि बिल्डिंग इंस्पेक्शंस में करप्शन का कितना डेविस्टेटिंग ह्यूमन कॉस्ट हो सकता है। लेट्स गेट टू द क्रॉस क्वेश्चंस। जी। क्या आंसर का स्ट्रक्चर क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना चाहिए? यस, डेफिनेटली। क्वेश्चन ने 3 पार्ट्स दिए हैं। अपने आंसर को इन्हीं 3 हेडिंग्स में ब्रेक करो। इट मेक्स इट इजी फॉर द एग्जामिनर टू फॉलो। हर पॉइंट के लिए मॉडर्न एग्जाम्पल्स जैसे 2G स्कैम, पैनामा पेपर्स देना कौटिल्य के कॉन्टेक्स्ट में अजीब नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये आपसे एक्सपेक्टेड है। ये दिखाता है कि आप कौटिल्य के एंशिएंट विजडम को आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। दिस शोज एनालिटिकल स्किल। कौटिल्य के स्पेसिफिक आइडियाज जैसे मेरिट बेस्ड सिस्टम या रोबस्ट ऑडिटिंग मेंशन करना जरूरी है? हाँ, सिर्फ कौटिल्य का नाम लेना काफी नहीं, उनके स्पेसिफिक आइडियाज को मेंशन करने से आपके आंसर में डेप्थ आती है। इस आंसर में इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स यूज करने का क्या लॉजिक है? ये करप्शन को एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम के तौर पर एस्टैब्लिश करता है, जिसके लिए कौटिल्य के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। और कंक्लूजन में कौटिल्य की रेलेवेंस को कैसे हाईलाइट करें? Simply state that his core principles, ethical leadership, transparency, accountability, are timeless and are the very solutions we are seeking today. Rehearse this line. Kautilya's ancient diagnosis of corruption is still a perfect prescription for today's governance. In short, Kautilya taught us centuries ago that a corrupt official is like a fish drinking water. You can't always see it, but it's happening, and you must stop it. कौटिल्य ने हमें डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन सेंचुरीज अगो दे दिया था। हाँ, दे दिया था। और मॉडर्न इंडिया में हमने कई एंटी करप्शन मेजर्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। लॉज हैं, विजिलेंस कमीशंस है, RTI है, पर ये बीमारी अभी है। ट्रू। दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम 2015 क्वेश्चन। टुडे वी फाइंड दैट इन स्पाइट ऑफ वेरियस मेजर्स, corrupt practices are not coming under control. A. Evaluate the effectiveness of these measures. B. Suggest more effective strategies.
Ethics, Theory 2015, 10 marks. Broad micro theme, Critical Evaluation of Anti-Corruption Frameworks. तो हम सब जानते हैं कि लॉज हैं, पर फिर भी करप्शन कम क्यों नहीं हो रहा? कहाँ है गैप? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन मांग रहा है। सिर्फ मेजर्स लिस्ट नहीं करने, उनकी इफेक्टिवनेस को क्रिटिकली एनालाइज करना है। मतलब हमारे पास वेपन्स तो है, पर क्या हम उन्हें अच्छे से यूज कर पा रहे हैं? करेक्ट, या फिर वेपन्स ही फ्लॉड है। ओके, तो पार्ट ए से शुरू करते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग मेजर्स कितने इफेक्टिव हैं? एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन जरूरी है। इंटेंट अच्छा है बट लिमिटेशंस है। फॉर इंस्टेंस, पहला कोड्स ऑफ कंडक्ट। जैसे सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। हाँ। ये है, पर इनका एनफोर्समेंट वीक है। लोग इन्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी मानते हैं। ओके, सेकंड। सेकंड, विजिलेंस मैकेनिज्म्स। सीवीसी जैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, पर उनके पास कैपेसिटी और ऑटोनॉमी की कमी है। उन्हें टूथलेस टाइगर भी कहते हैं। हाँ, और थर्ड, द राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई। इसने सिटीजन्स को एम्पावर किया है, नो डाउट, बट उसमें डिलेज और थ्रेट्स हैं। हाँ, आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश शेट्टी का मर्डर इसका एक चिलिंग रिमाइंडर है। दैट्स अ ग्रिम बट रियलिस्टिक पिक्चर। तो पार्ट बी में मोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज क्या हैं? सोर्स एक 3-pronged स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता है। फर्स्ट, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, मतलब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज विद रियल प्रोसिक्यूटोरियल पावर्स और एक रोबस्ट विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ। इसका कोई ग्लोबल मॉडल है? हाँ, हांगकांग का ICAC यानी इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन अच्छा। एक सक्सेसफुल मॉडल है। अच्छा, सेकंड स्ट्रैटेजी क्या है? सेकंड, फॉस्टरिंग अ कल्चरल शिफ्ट। सिर्फ कानून से नहीं होगा, हमें एथिकल वैल्यूज को एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन से प्रमोट करना होगा। एक चलता है कल्चर से जीरो टॉलरेंस कल्चर के ऊपर। प्रेसिसली। और थर्ड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। डिजिटलाइजेशन। हाँ, गवर्नमेंट सर्विसेज का डिजिटाइजेशन करप्शन की अपॉर्चुनिटी को कम कर सकता है। एस्टोनिया का ई-गवर्नेंस सिस्टम एक ग्लोबल बेंचमार्क है। वहां ऑलमोस्ट हर सर्विस ऑनलाइन है। वाओ। ओके, टाइम फॉर द क्रॉस क्वेश्चंस। पार्ट ए में इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते वक्त क्या सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं? अच्छा अप्रोच है कि आप मेजर का पर्पस बताओ और फिर उसकी लिमिटेशन। जैसे RTI as empowered citizens, but its effectiveness is hampered by. This shows a balanced view. पार्ट बी में सॉल्यूशंस बताते वक्त इंटरनेशनल एग्जांपल्स जैसे हांगकांग का ICAC या एस्टोनिया का ई-गवर्नेंस देना क्यों जरूरी है? ये प्रूवन सक्सेस मॉडल्स हैं। इनका जिक्र करना आपके सजेशंस को कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल बनाता है, ना कि सिर्फ आइडियलिस्टिक। गांधी या कौटिल्य जैसे थिंकर्स का रेफरेंस यहाँ कैसे यूज हो सकता है? आप कह सकते हैं, drawing inspiration from Gandhi's emphasis on moral leadership, we need to foster a cultural shift. ये आपके solutions को एक philosophical base देता है। टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट को कैसे यूनिकली प्रेजेंट करें? I use a powerful phrase like minimizing human interaction in public services. एग्जाम्पल दो एस्टोनिया का। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी करप्शन के अपॉर्चुनिटी को ही खत्म कर सकती है। और क्वेश्चन के दो पार्ट्स ए और बी को आंसर शीट में कैसे क्लियरली सेपरेट करें? क्लियर हेडिंग्स यूज करो। A, evaluation of effectiveness of existing measures, और B, suggested strategies। इससे एग्जामिनर के लिए चेक करना आसान हो जाता है। पॉज करके सोचो, इंडिया के लिए हांगकांग का ICAC मॉडल कितना फीजिबल है? ऐसे सोचना ही क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। In short, existing tools are not enough. We need stronger institutions, a cultural shift, and smarter technology to win this fight. तो हमें बेटर सिस्टम्स और एक कल्चरल शिफ्ट चाहिए, बट एक कॉमन एक्सक्यूज जो हम सुनते हैं वो है कि करप्शन का रीजन पॉवर्टी है, नीड है। हाँ, ये बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है। लोग मजबूरी में करते हैं, बट इज दैट रियली ट्रू? हमारा फाइनल क्वेश्चन आज का फ्रॉम 2014 इसी मिथ को तोड़ता है। Okay. Question. It is often said that poverty leads to corruption. However, there is no dearth of instances where affluent and powerful people indulge in corruption in a big way. What are the basic causes of corruption among people? Support your answer with examples. Ethics, Theory 2014, 10 marks. Broad micro theme, delinking corruption from poverty. ये क्वेश्चन एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ता है कि सिर्फ गरीब लोग मजबूरी में करप्शन करते हैं। बिल्कुल। हम देखते हैं कि बड़े बड़े अमीर और पावरफुल लोग हजारों करोड़ के स्कैम्स करते हैं। तो आखिर रीजन क्या है, मजबूरी या ग्रीड? ये क्वेश्चन नीड वर्सेस ग्रीड की डिबेट को सामने लाता है और एविडेंस क्लियर है। करप्शन का पॉवर्टी से डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो रूट कॉजेस क्या हैं? रूट कॉजेज अक्सर इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल होते हैं। इवन प्लेटो ने कहा था कि एक जस्ट स्टेट जरूरी है टू प्रिवेंट करप्शन। तो इसकी इंट्रोडक्शन में हमें इस पॉवर्टी मिथ को चैलेंज करना है। हाँ, स्टार्ट बाय चैलेंजिंग द नोशन दैट पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ करप्शन। ओके, तो अगर पॉवर्टी नहीं है तो रूट कॉजेस क्या है? लेट्स स्टार्ट विद इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस। सोर्स 3 की इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस बताता है। फर्स्ट, अ लैक ऑफ इफेक्टिव ओवरसाइट। जब कोई चेक करने वाला ना हो। जैसे सत्यम स्कैंडल, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वीकनेस दिखाता है। परफेक्ट एग्जांपल। सेकंड, cumbersome bureaucratic processes. लंबे प्रोसीजर्स रिश्वत को बढ़ावा देते हैं, जैसे इंडिया का लाइसेंस राज एरा। राइट। और थर्ड, जुडिशियल डिलेज। जब जस्टिस टाइम पर नहीं मिलता। इंडियन कोर्ट्स में इतने केसेस पेंडिंग हैं। सही है। तो वीक सिस्टम्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। व्हाट अबाउट कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स? ये भी उतने इंपॉर्टेंट है। पहला है टॉलरेंस ऑफ करप्शन।
जब छोटा-मोटा करप्शन नॉर्मल हो जाता है। जैसे ट्रैफिक वायलेशंस के लिए पेटी ब्राइबरी। हाँ। सेकंड, पेट्रोनेज एंड नेपोटिज्म। मेरिट की जगह रिश्तेदारों को फेवर करना। इसका एग्जाम्पल 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम। बिल्कुल। और थर्ड, अ लैक ऑफ एथिकल लीडरशिप। जब लीडर्स ही करप्ट हों, द वाटरगेट स्कैंडल इन्वॉल्विंग यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इसका एक हिस्टोरिक एग्जाम्पल है। लेट्स डू आवर फाइनल सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। इस आंसर की शुरुआत कैसे करें ताकि वो क्वेश्चन के कोर आइडिया को तुरंत पकड़ लें? Start with a powerful line like corruption is a crime of calculation, not compulsion. ये poverty leads to corruption वाली मिथ को सीधे चैलेंज करता है। इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल फैक्टर्स में आंसर को डिवाइड करना क्यों एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? ये comprehensive स्ट्रक्चर है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स सिस्टम की कमियों को बताते हैं और कल्चरल फैक्टर्स सोसाइटी के माइंडसेट की। दोनों डायमेंशंस कवर होते हैं। सत्यम स्कैंडल और 2G स्कैम जैसे हाई प्रोफाइल एग्जांपल्स यहाँ क्यों आके फिट होते हैं? क्योंकि इन स्कैम्स में एफ्लुएंट और पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे। ये एग्जाम्पल्स सीधे प्रूव करते हैं कि करप्शन नीड से नहीं, ग्रीड से ड्रिवन होता है। प्लेटो या कौटिल्य का रेफरेंस देना इस आंसर में कैसे हेल्प करेगा? ये आपके आर्ग्यूमेंट को एक टाइमलेस फिलोसॉफिकल वेट देता है। ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही है। और कंक्लूजन को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से जोड़ना कैसा रहेगा? एक्सीलेंट आइडिया। ये एंड में आपके आंसर को एक हायर पर्पस से कनेक्ट करता है। दैट बिल्डिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी as promised in the preamble requires us to fight corruption at all levels. चलो इस बात को अपने वर्ड्स में बोलने की प्रैक्टिस करो। The cause of corruption is not empty pockets, but an empty conscience. Result of weak institutions and a weaker moral compass, regardless of wealth. संक्षेप। तो आज हमने करप्शन के बग को अच्छे से डाइसेक्ट किया। हमने देखा कि ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि वैल्यूज, एथिक्स और गवर्नेंस का एक कॉम्प्लेक्स वेब है। हाँ, आज की चर्चा का सार ये है। पहला, करप्शन वैल्यूज का फेलियर है और इसका सोल्यूशन भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और एथिकल लीडरशिप में है। सही बात है। दूसरा, वर्कप्लेस में कोयर्जन यानी धमकी और अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी मैनिपुलेशन दोनों ही टॉक्सिक हैं। बिल्कुल। तीसरा, विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करना एक ट्रांसपेरेंट सोसाइटी बनाने के लिए नॉन नेगोशिएबल है। हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा, सोशल ऑडिट जनता के हाथ में एक पावरफुल टूल है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। पांचवा, कौटिल्य जैसे एंशिएंट थिंकर्स के आइडियाज आज भी करप्शन से लड़ने में रेलेवेंट हैं। एब्सोल्युटली। और आखिर में, करप्शन नीड से नहीं बल्कि ग्रीड और वीक इंस्टीट्यूशन से पैदा होता है। Here's a final thought for you to mull over. जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में आ रहा है, क्या वो करप्शन को खत्म कर देगा बाय एलिमिनेटिंग ह्यूमन बायस, या फिर वो करप्शन का एक नया अनडिटेक्टेबल टूल बन जाएगा? इस पर जरूर सोचना। That's a deep question. अगर ये गहरी चर्चा आपको पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक इन डेप्थ एनालिसिस में। संगीत तेज होता है और खत्म हो जाता है।